वेलकम एवरीवन, मैं हिमांशु शर्मा। आप देख रहे हैं रिलायबल फैसिलिटीज मैनेजमेंट। आज मैं नोएडा में हूं और मेरे साथ बैठे हुए हैं नेफोमा के अध्यक्ष अन्नू खान जी। इनसे हम आज बात करेंगे सोसाइटी से रिलेटेड इश्यूज के बारे में। अभी जो हाल ही में जो जल्दी फ्रीक्वेंटली आने वाले जो इश्यूज हैं, डॉग्स का इश्यू हो गया या आपका मेंटेनेंस से रिलेटेड जो इश्यू हो गया, बिल्डर बायर डिस्प्यूट और हमारा रजिस्ट्री का भी हाल ही में जो आया है, तो इन्हीं सब चीज़ों से हम बात करेंगे और शुरू करते हैं। हेलो सर, कैसे हैं आप? नमस्कार हिमांशु जी। फाइनली सर मिलने का सौभाग्य आपसे प्राप्त हुआ, आपने टाइम दिया उसके लिए थैंक यू। धन्यवाद धन्यवाद। सर बस मैं पहले तो ये जानना चाह रहा हूँ कि ये नेफोमा क्यों, मतलब कैसे ये एक आया कि हमें इस तरह के संस्था बनानी चाहिए, जबकि नोएडा में सोसाइटियों में RW आप देखते हैं हर सोसाइटी में इस वक्त है, तो उसके बाद आपको क्यों लगा कि इसकी जरूरत नोएडा में है और जरूरी है ये? असल में हिमांशु जी, आप अगर बैकग्राउंड में जाएंगे पिछले 12 साल तो देखेंगे यहाँ पर कुछ नहीं था। यहाँ पर खेत थे और किसान लोग किसानी करते थे। तो ये जो ज़मीन थी अथॉरिटी के अधिकरण के अंदर थी और यहाँ पर फैक्ट्रियाँ बननी थी। और उस समय मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने इसको इमरजेंसी क्लॉज लगा के और लैंड यूज चेंज करके इंडस्ट्री की जगह रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करके बिल्डरों को दे दिया गया। तो बिल्डरों ने इसको बेचना स्टार्ट कर दिया। अथॉरिटी की ज़मीन थी तो हम लोगों ने यहाँ पर फ्लैट ले लिए और फ्लैट लेने के बाद जब जैसे ही फ्लैट लिए तो पता चला किसान कोर्ट में चले गए और यहाँ पर जो बिल्डर के प्रोजेक्ट चल रहे थे उन पर किसानों ने धरना प्रदर्शन किया, ताले लगा दिए गए। तो हमने जो बुकिंग अमाउंट दिए गए थे उस समय करीब 2011 की बात है, उस समय लगभग 1 लाख बुकिंग हुई थी यहाँ पर। तो हम लोग अपने आप को ठगा महसूस कर रहे थे क्योंकि ऐसा लग रहा था कि भाई हम लोग फंस गए हैं और हमारे पैसे डूब जाएंगे। तो किसान यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते थे। हमने देखा कि यहाँ पर कुछ होता नहीं था। एक सिंगल रोड होती थी, मिट्टी थी सारी चारों तरफ। तो वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो हम लोग आए देखने। तो उस समय 2 4 5 लोग हम लोग इकट्ठे हुए और अपने पैसे बचाने के लिए, अपने फ्लैट को बचाने के लिए उस समय एक ग्रुप बनाया। सारे मीडिया की ओबी मैन वगैरह लगी हुई थी। तो जब वो ग्रुप बनाया तो हम लोगों ने भी इंटरव्यू देना स्टार्ट किया, हम लोगों ने भी अपना विरोध प्रदर्शन स्टार्ट किया। तो उस समय एक तरफ किसान थे, एक तरफ फ्लैट बायर आ गए। तो आपने देखा होगा टीवी पे दिन भर चलता रहता था, नोएडा एक्सटेंशन उजड़ेगा बसेगा, है ना। तो फिर ये वहां से ये लड़ाई स्टार्ट हुई। तब ये बनाने का वहां से आपको लगा कि भीड़ तो है, भीड़ को एक नेतृत्व की आवश्यकता है। हाँ, तो एक ऐसा हो जो रिप्रेजेंट कर सके, एक एसोसिएशन चाहिए उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि कोर्ट भी जाना पड़ेगा। और तो हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गए इसको लेके। वहां पर कोर्ट में बताया जाके कि हमारे ऐसे ऐसे फ्लैट हैं, सभी प्रोजेक्टों का हमने डेटा इकट्ठा किया, फ्लैट वालों का डेटा इकट्ठा किया। तब कोर्ट ने वो आदेश दिया था कि जो जमीन खाली है वो जमीन इनको वापस कर दी जाए और जो किसान है उनको बढ़ा हुआ मुआवजा दिया जाए, 10% विकसित आबादी उनको करके दी जाए। तो ये तब ऑर्डर आया था, तब शुरुआत हुई। नहीं तो हमें लग रहा था हमारे तो ना फ्लैट का सपना ही रह जाएगा और हमारे तो जो पैसे जमा करे हैं वो भी चले जाएंगे। तो ये लड़ाई वहां से स्टार्ट हुई है, नेफोमा बनाने की जो जरूरत पड़ी वहां से। फिर उसके बाद मास्टर प्लान को अप्रूव कराना, उसके बाद फ्लैट की रेट बढ़ा दिए गए, फ्लैट कैंसिल कर दिए गए। उसको लेके फिर हम दोबारा हाई कोर्ट गए, वो फ्लैट रिस्टोर कराने के लिए अलग अलग बिल्डर के प्रोजेक्ट थे। तो ये लंबी लड़ाई ऐसे चल रही है। फिर आप देखते आए हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता रहता है। तो ये संस्था तब से 2011 से चल रही है। 2011 से ये संस्था चल रही है जी। तो सर नेफोमा के बारे में मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूँ, ये कैसे वर्क करती है, कौन इसका सदस्य बन सकता है, या वर्तमान में कितनी ऐसी सोसाइटी हैं जो नेफोमा के साथ जुड़ी हुई हैं? कुछ लोग ऐसे हैं, सवाल आता है कि मैं भी देखता रहता था कि क्या तरीका है, कैसे आपसे जुड़ा जा सकता है, क्या डू एंड डोंट्स या क्या वो क्राइटेरिया है अपना, इसके बारे में बताएं सर आप थोड़ा संस्था के बारे में। एक तो देखो, संस्था में
वो लोग जुड़ सकते हैं जिनका फ्लैट यहाँ पर है, जो फंसे हुए हैं, जो या फ्लैट में रह रहे हैं, तो वो जुड़ सकते हैं। सोसाइटी है, वो सोसाइटी के लोग जुड़ सकते हैं। तो उनके लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। जो भी समस्या उनकी है, बिल्डर रिलेटेड समस्या है, या रजिस्ट्री को लेके समस्या है, या फिर सड़क पर लाइट नहीं जल रही है, सीवर नहीं है, नालियां नहीं बनी हुई हैं, तो पीछे तो, क्योंकि ये विकसित शहर है, विकसित शहर है, यहाँ पर हर चीज की जरूरत है। यहाँ पर कहीं पर मार्केट नहीं। अभी आप देखें कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, शहर तो बसा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर कुछ है ही नहीं। ना एक कम्युनिटी सेंटर है, ना सरकारी स्कूल है, ना सिटी बस सेवा है, ना मेट्रो की सेवा है। तो इन सब के लिए हमको उतरना पड़ता है, सड़क पर लड़ना पड़ता है, धरना प्रदर्शन करना पड़ता है। हर लोगों को ये एक सुविधा दे दी कि आप अपने काम पर जाइए, आपके लिए हम हैं, नेफोमा लड़ेगी आपकी। वो भी हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक हम भी अपना काम करते हैं, रोजगार करते हैं, है ना। तो ये जो संस्था है वो सदस्यों से ही चलती है। अगर वो साथ नहीं देंगे तो हम अकेले तो कुछ नहीं कर सकते। तो ये जरूरी है कि उनको भी और लोग हैं और सब साथ आएंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे, शहर को अच्छा विकसित कर पाएंगे, अच्छा बना पाएंगे शहर को। सर, अभी वर्तमान में मैं देखता रहता हूँ, मैं अलग अलग डेवलपर्स के साथ भी जुड़ा हुआ हूँ और सोसाइटियों में भी मैं इलेक्शन प्रोसीडिंग हो गई, इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता हूँ। मौजूदा वर्तमान में मैं ये जानना चाहता हूँ, अधिकतम सोसाइटी इस जो एरिया में है उनके मेंटेनेंस ड्यूज हैं उन सोसाइटीज में रेजिडेंट के द्वारा। कारण सिर्फ एक है कि बिल्डर ने काम नहीं कराए हैं, पेंडिंग वर्क है, इससे के आधार पर हमने मेंटेनेंस रोके हुए हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या मेंटेनेंस रोकना चाहिए, या क्या एक्चुअल में वो समस्या जायज है, या कहीं ऐसी स्थिति तो नहीं आ गई है कि भीड़ के साथ कुछ लोग वो भी लग लिए कि जिनका काम ठीक है, जिनका घर ओके दिया है, टाइम पे दिया है, वो भी मेंटेनेंस नहीं देना चाह रहे हैं। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि लोग पैसे नहीं देना चाहते हैं। आप मेरे ख्याल से 100 के करीब सोसाइटियां हैं नोएडा एक्सटेंशन में, और छोटी सोसाइटियां भी हैं, बड़ी सोसाइटियां भी हैं, जहां 6-6 हजार, 6,500 हजार फ्लैट हैं, 25-25 हजार लोग आगे रहेंगे। तो हमने घर लिया है सुविधाओं के लिए, हमने पैसे दिए सुविधाओं के लिए। हमने बिल्डर को ये नहीं बोला था कि भाई आप पैसे में कटौती कर लें। हमने जो पैसे मांगे उसने वो दिए। एडवांस मेंटेनेंस मांगा, 2 साल का एडवांस मेंटेनेंस तक उसने ले लिया। लेकिन अगर वह सुविधाएं जो बोली गई, उसने बोला कि हम आपको एक ऐसी सिटी बना के देंगे, ऐसी सोसाइटी बना के देंगे कि आपको लगेगा कि आप सिंगापुर में रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं। लेकिन यहाँ आके लगता है कि कई सोसाइटियां ऐसी हैं, वो ऐसा लगता है कि हम गांव में रह रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, आप भी कवर करते रहते हैं। अभी कई सोसाइटी ऐसी थी कि वहां रोड नहीं बना हुआ है, अंदर इंटरनली रोड नहीं बने हैं, घास उगी हुई है, सांप निकल रहे हैं। तो आप बताओ कि आप ही उस सोसाइटी में रहते हो, तो आप कैसे उसको मेंटेनेंस दे दोगे? आप मेंटेनेंस का मतलब होता है आप उस सोसाइटी को मेंटेन करें। आप मेंटेन ही नहीं कर रहे, आपने 2 साल का एडवांस हमसे ले लिया, पैसे तो एडवांस हैं आपके पास, लेकिन आप मेंटेनेंस ही नहीं कर रहे हैं सोसाइटी को। आप चाहते हैं पैसा और देते रहो हमको, तो ये कैसे संभव? ये है कि जो मैक्सिमम मेजोरिटी के हिसाब से कि वायदे बड़े किए गए, लेकिन एट द टाइम वो डिलीवर वहां मौके पर नहीं किए गए, वो नहीं रीजन है। हम ये भी कह रहे हैं कि तब भी जो रेजिडेंट है नोएडा एक्सटेंशन के, वो समझौता कर रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, मेंटेनेंस दे भी रहे हैं। हमको जो स्विमिंग पूल बोला, क्लब बोला, जिम बोला, वो नहीं मिला है, लेकिन हम तब भी मेंटेनेंस दे रहे हैं कि चलो कोई भाई सिक्योरिटी की पैसे जाने हैं, ठीक है, और स्वीपर के पैसे जाने हैं, इन सब के जाने हैं पैसे, तब भी हम मेंटेनेंस दे रहे हैं। लेकिन बिल्डर तो कान में रुई डाल के बैठे हैं, वो ये तब भी नहीं समझते हैं कि भाई निवासी कितना साथ दे रहे हैं। भाई हमने फोन खरीदा, फोन का मतलब ये थोड़ी है कि आप अंदर का सामान निकाल लेंगे सिर्फ हमको डिब्बा पकड़ा देंगे। आप पूरी सुविधाओं के साथ फोन चलना भी तो चाहिए। अभी मौजूदा हालातों में सर,
नोएडा के अंदर क्या सभी बिल्डर गलत हैं या कुछ बिल्डरों ने जो अच्छे डेवलपर हैं उनका नाम भी खराब कर दिया है? आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल सही बात है कि हम ये नहीं कह रहे कि सभी बिल्डर खराब हैं, अच्छे बिल्डर भी हैं जिन्होंने टाइम से पोजीशन दिया है, जिन्होंने टाइमली डिलीवर किया है, वो आज सक्सेस भी है अपनी लाइफ में, दूसरे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, तीसरे प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, यहाँ तक कर रहे हैं कि जो फंसे हुए प्रोजेक्ट थे उनको भी कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है भाई, यही तो नियत होती है। अभी हमारी जो रेरा वगैरह में मीटिंग भी होती है, क्रेडाई के सदस्य भी आते हैं, तो हमने उनसे यही कहा कि भाई जो आपके जो गंदे बिल्डर हैं, जो लालची बिल्डर हैं, जो टाइम से पोजीशन नहीं देते हैं, जो फ्लैट बायर को परेशान करते हैं, उनको आप आइडेंटिफाई करिए। आप कम से कम उसको साथ में बिठाएंगे तो 10 आदमी के साथ बोलेंगे कि आपने इन निवासियों के साथ गलत किया, तो एक बेइज्जती फील होगी, वो अपने आप को सुधार करेगा। कम से कम इतना तो आप करिए। तो अभी जो हमारी मीटिंग हुई थी रेरा में, हमने उनसे यही मांग रखी है कि भाई नहीं तो भाई आप अच्छे हैं, लेकिन बुरे के साथ में मार्केट तो पूरी खराब हो रही है। बिल्कुल, अब मार्केट पर असर पड़ रहा है, उससे रेट पर भी फर्क पड़ता है, और कहीं ना कहीं हम लोगों के पैसे लगे हुए तो हमारा भी नुकसान ही है उसमें, अगर मार्केट डाउन जाएगा। तो ये हमने उनसे बोला है। अभी सर ज्यादातर सोसाइटियों में एक मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ रहता है, और वो मुद्दा है सोसाइटी वर्सेस डॉग लवर्स। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जो डॉग्स को रखते हैं, या क्या डॉग्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाए, या उन लोगों को कुछ अलग से नियम कानूनों को पालन करना चाहिए, या किस तरह से आप इसे देखते हैं? अक्सर ये टकराव की स्थिति बनी रहती है, इस पे आपकी संस्था क्या कहना चाहेगी? देखिए, डॉग की स्थिति जो है ना, स्पेशली मल्टी जो स्टोरी सोसाइटी हैं, वहाँ स्थिति बहुत खराब है। आप देखेंगे कि डॉग जो है, एक्चुअली हम लोग भी, आप भी या हम लोग या और लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनसे घृणा करते हैं, उनको प्यार नहीं करते हैं। भाई हम भी प्यार करते हैं, लेकिन एक दायरा होता है। डॉग को लोग पालते थे अपनी सिक्योरिटी के लिए, घर बड़े होते थे और सिक्योरिटी के लिए उनको पालते थे। आज जो फ्लैट हैं, छोटे छोटे फ्लैट हैं, 1 BHK 2 BHK 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, उसमें उसी में आप रह रहे हैं, उसी में डॉग को पाल रहे हैं। तो ये स्थिति ऐसी हो जाती है कि भाई 1000 लोगों की सोसाइटी है और उसी में आप लिफ्ट में लेके जा रहे हैं, तो डॉग कहीं ना कहीं अग्रेसिव भी होता है, काट लेता है, तो उससे दिक्कत तो बड़ी होती है। और ये चीज समझनी चाहिए कि हाँ, लोगों को दिक्कत ना हो, जो डॉग लवर हैं, जो पाल रहे हैं, और उनको ये समझना चाहिए कि हमारी वजह से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि आजकल ऐसा मान लिया है कि डॉग पालना एक स्टेटस सिंबल हो गया है, मतलब लोग फैशन हो गया है कि हाँ हमारे पास हमने, आप देखो ना कि डॉग पाल रहे हैं 1-1 लाख रुपए के डॉग। वो सर, मैं पहले जो डॉग पालते थे हम लोग सिक्योरिटी पर्पस से पालते थे। आज जो पालते हैं वो हम उसको दिखाने के लिए आप देखो स्टेटस दिखा रहे हैं कि मेरे पास जितना महंगा डॉग्स है, जो उसकी जो वैरायटी जिसमें वो आता है उसका है, तो वो एक अलग ही। और हमने ये भी देखा है कि पता नहीं लोगों की मेंटेलिटी क्या है, और आपके इतनी बात हम आपके चैनल के माध्यम से वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे। हमने यहाँ तक देखा है, डॉग को ठीक है आप प्यार करिए, लेकिन अपने घर वालों को भी प्यार करिए। डॉग को मैंने देखा है वो लोग हाथों में लेके घुमाएंगे, लेके घूमेंगे, उसको वॉक कराएंगे। भाई माता पिता घर में बैठे हुए हैं, उनसे कभी नहीं कहेंगे कि चलो हम हाथ पकड़ के आपको वॉक कराते हैं, तो उनको वॉक नहीं कराते हैं इसमें। लेकिन जो डॉग है उसको गोदी में ले लेके घूमेंगे, उसको पोटी साफ करेंगे। और माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं, तो कई ऐसे लोग देखे हैं, माँ बाप बुजुर्ग हो जाएं तो उनको डे केयर में छोड़ जाते हैं, उनको मैं इसमें एक लाइन ये ऐड ऑन करना चाहूंगा कि जो भी नियमावली अथॉरिटीज के द्वारा दी गई हैं, उसके अनुसार आज भी सोसाइटियां
उसको फॉलो नहीं कर रही हैं। सोसाइटी में जो डॉग्स जो पालते हैं, सोसाइटी तो जो रजिस्ट्रेशन है उनका, बाकी उनका वैक्सीनेशन हो गया, बाकी जो मजल वो लगाएगा और इस तरह की सभी जो वो है, मुझे नहीं लगता कि उसको सोसाइटी तो फॉलो करती है। सोसाइटी का कोई नहीं चाहती कि सोसाइटी हमारी खराब हो, लेकिन जो लोग होते हैं वो फॉलो नहीं करना चाहते हैं। ये और छोटी छोटी स्थिति पे दोनों साइड से है कि भाई वो भी अग्रेसिव हो जाते हैं और सामने वाला भी हो जाता है, टकराव की स्थिति हो जाती है। ऐसी स्थिति हो जाती है कि हम ये भूल जाते हैं कि सामने वाला भाई कौन है, क्या है, हमारा पड़ोसी है, यही हम भूल जाते हैं कि भाई एक डॉग के चक्कर में हम आपसी रिश्ते खराब कर लेते हैं। तो ये बहुत बड़ी स्थिति है। ये तो हम लोगों को ही समझना पड़ेगा कि भाई किस तरीके से इससे निजात हम पा सकते हैं। अभी सर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में मैंने एक बार थोड़ा सा अपने उससे सर्वे भी किया और देखना भी शुरू किया, तो ना के बराबर मुझे ऐसा मिला कि विजिटर पार्किंग का जो प्रावधान है, और ज्यादातर मैक्सिमम सोसाइटियों में मुझे नहीं लगता कि है नोएडा और ग्रेटर नोएडा में। इस पर एक जल्दी में एक सर्कुलर भी आया है कि 2040 के बाद अब कुछ अथॉरिटी ने ऐसा कुछ प्लान किया है कि ये इसको एक मैंडेटरी कर दिया है कि देना ही देना है। तो आप इस पे क्या कहते हैं, क्या ये पहले ही कर देना चाहिए था या आज विजिटर पार्किंग नहीं है, कितनी समस्या है इससे, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं, विजिटर पार्किंग देखो, नियम तो सारे बने हुए हैं, लेकिन बिल्डर जो है ना वो फॉलो नहीं करते हैं। कई बिल्डर हैं उन्होंने विजिटर पार्किंग बनाई है, तो आप ये जाहिर सी बात है कि अगर सोसाइटी गेट बंद है और कोई रिश्तेदार आता है तो उसकी अगर बाहर गाड़ी वो खड़ी कर देता है, पहले तो सोसाइटी में आएगा वो इंसल्ट फील करता है कि हमारी गाड़ी बाहर रोक दी गई। तो एक तो इंसल्ट फील करता है, दूसरा विजिटर पार्किंग ना होने की वजह से उसकी गाड़ी चोरी होने का खतरा होता है। तो ये तो नियम बने हुए हैं, तो उन नियम का फॉलो बिल्डर करते नहीं है। तो अगर वो फॉलो कर लें तो भाई ज्यादा कुछ नहीं है, वो 10 पार्किंग छोड़ दे, उनको विजिटिंग पार्किंग छोड़ दे। हमने देखा है पुरानी सोसाइटी कई नोएडा में अथॉरिटी की बनी है, अथॉरिटी की सोसाइटियों में भी जो लोग मेंटेन कर रहे हैं उन्होंने विजिटर हर टावर के नीचे 2-4 विजिटर की पार्किंग का स्पेस छोड़ा हुआ है, उस पर बाकायदा लिखा हुआ है विजिटर पार्किंग। तो ये तो नियम बनाने पड़ेंगे सभी बिल्डरों को। मतलब अपने लालच के चक्कर में लोग बिल्डर क्या करते हैं, पार्किंग बेचनी है, क्योंकि किसी के पास 2 गाड़ी है, किसी के 3 गाड़ी है, तो वो 3.5 लाख की पार्किंग बिकती है, तो उसके चक्कर में वो विजिटर पार्किंग। इसको ये कि सख्ती से इम्प्लीमेंट करवाना पड़ेगा। सर का कहना ये है कि नियम तो है पर नियम ग्राउंड लेवल पे फॉलो हो, सख्ती से वो उसका इम्प्लीमेंट हो, जब जाके हालात ये सुधर सकते हैं। सर मल्टी पॉइंट कनेक्शन पे क्या कहना चाहेंगे? मल्टी पॉइंट कनेक्शन भी बढ़िया वाला एक हाईलाइट रहता मुद्दा। पहले अथॉरिटी का एक सर्कुलर आया था जिसमें कहा गया कि 51% लोग यदि कंसेंट देते हैं तो हम सोसाइटी में मल्टी पॉइंट कनेक्शन लगाएंगे। उसके बाद फिर इन्होंने उसको रिवाइज किया, फिर इन्होंने उल्टा कर दिया। यूपीपीसीएल का भी एक उदाहरण दे दूं कि अगर 50% लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ नहीं लगाना है तो हम नहीं लगाएंगे, हम तो सभी सोसाइटियों में अब लगाएंगे। इसको कैसे देखते हैं? मल्टी पॉइंट में आने के बाद क्या लोगों की फीडबैक है, लोग खुश हैं या बिल्डर के साथ ज्यादा खुश थे, इसको कैसे देखते हैं इस पॉइंट? देखिए, कहां से स्टार्ट होती है समस्या जो स्टार्ट होती है, बिल्डर ने मल्टी पॉइंट कनेक्शन के लिए लाइन ही नहीं डाली हुई है। जो नए बिल्डर हैं, जो नई सोसाइटियां बन रही हैं, उनने प्रोविजन उसका रखा हुआ है। तो अगर वो प्रोविजन नहीं रखा है तो जो अतिरिक्त भार आता है, भाई हालांकि बिल्डर को करना चाहिए, जब वो अतिरिक्त भार आता है तो वो, क्योंकि ऑलरेडी जो निवासी हैं वो 80,000 रुपए, करीब 80,000 से 1 लाख रुपए तक मीटर चार्जेस के नाम पर, लोड चार्जेस के नाम पर बिल्डर को देके बैठे हुए हैं। तो अब उनसे अतिरिक्त चार्ज मांगा जाए कि हम इसकी लाइन दोबारा से डालेंगे, 35,000 रुपए का फिर से 35,000 रुपए का चार्ज फिर से डाला जाए, और वो होता है जाके करोड़ों रुपए में, सभी से कलेक्ट करना है, इकट्ठा करना। तो वो एक बड़ी टास्क है सोसाइटी वालों के लिए कि वो कौन कलेक्ट करेगा, कैसे कलेक्ट होगा। तो ये इन सब की वजह से मल्टी पॉइंट कनेक्शन
रुकता है जाके। अगर जो नई सोसाइटियां बन रही हैं जहां पर प्रोविजन है तो वहां पर अगर वो एनपीसीएल जहां जहां कनेक्शन हो रहा है तो वहां जाहिर सी बात है कि पैसे लोगों के बच रहे हैं, और जहां हम लोग करा लेते हैं वहां भी पैसे बचते हैं। तो ये है कि लोग पहले से ज्यादा खुश हैं मल्टी पॉइंट। हाँ बिल्कुल, मल्टी पॉइंट कनेक्शन। बस ये कि जिनका इंफ्रा उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है वहां थोड़ा सा इश्यूज आ रहा है, बाकी जो मतलब रेजिडेंट चाहते हैं कि वो मल्टी पॉइंट की तरफ जाएं। बिल्कुल। एक आखिरी पॉइंट डिस्कस करेंगे सर, वीडियो काफी लंबी हो गई अब तो हमारी। फ्लैट की जो रजिस्ट्री का जो इश्यूज था काफी समय से चल रहा था, आपका भी मैंने देखा कि आपने भी इसमें लंबी लड़ाई लड़ी फ्लैट रजिस्ट्री के लिए, कि बायर को उसका घर मिल गया लेकिन अभी तक उसे नहीं मिला मालिकाना हक, हाईलाइट रही इस तरह की चीजें। तो इसको कैसे देखते हैं, कैसे इस फैसले का भी स्वागत करते हैं, संतुष्ट हैं या फिर देरी हुई इस फैसले में, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहुत लंबी लड़ाई है, और जो लोग 12 साल से फ्लैट खरीदा था, जिन लोगों ने, उनकी रजिस्ट्री नहीं हो, उनको पैसे दे दिए 50 लाख रुपए और उनको मालिकाना हक ना मिले, क्योंकि एग्रीमेंट ही तो बना हुआ है बिल्डर और हमारा। आपने देखे होंगे कि वो एग्रीमेंट तो 3-3, 4-4 बिल्डर बना देता है, उसका कोई औचित्य नहीं होता है। वो बिल्डर पता चलता है बाद में दूसरा बैंक ही आ गया, बैंक से पैसे उठाए हुए हैं। तो जब तक रजिस्ट्री नहीं होती तो मालिकाना हक तो है ही नहीं, आप बेच तो सकते ही नहीं है उसको, आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो वो एक बहुत जरूरी था कि भाई हमारी रजिस्ट्री हो जाए। तो अभी एक रिपोर्ट आया है सरकार की तरफ से, तो उसमें ये कहा गया है कि जल्द रजिस्ट्री का रास्ता खुल सकता है। तो एक स्वागत योग्य फैसला है सरकार का, हम स्वागत करते हैं, और जल्द से जल्द रजिस्ट्री हो जाए। इसके साथ ही ये है कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं कि उनकी भी रजिस्ट्री होनी चाहिए, जो एनसीईआरटी गए हैं, हाई कोर्ट गए हैं या सुप्रीम कोर्ट गए हैं, तो उनकी भी रजिस्ट्री हो, तभी फायदा पूरी तरह से मिलेगा, जो 12 साल से पैसे फ्लैट लिए हुए हैं जिन लोगों ने। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा, अभी सर के साथ हमने सारे पॉइंटों को जो हाईलाइट रहते हैं उन पर डिस्कशन करा, और सर ने अपनी एक बढ़िया पॉजिटिव तरीके से अपनी राय रखी और ट्रांसपेरेंसी के साथ रखी। और मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आएगी। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि ये हमारा जो संवाद है ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे और एक अवेयरनेस आए। बाकी सर आपने हमें कीमती समय दिया उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू सर। धन्यवाद।